हेलो स्टूडेंट। तो आज हम करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट यानी मानव विकास। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं डेवलपमेंट यानी विकास का अर्थ क्या है। विकास गतिशील, क्रमबद्ध एवं पूर्वकथनीय परिवर्तनों का प्रारूप है। यानी ये एक गतिशील होता है, क्रमबद्ध होता है और पूर्व में कथन किया जा सकता है विकास के लिए, जो गर्भाधान से प्रारंभ होता है और जीवन पर्यंत चलता रहता है, यानी जन्म से मृत्यु तक चलता रहता है। विकास में मुख्यतः वृद्धि, ह्रास जो वृद्धावस्था में देखा जाता है, दोनों परिवर्तन निहित होते हैं। यानी विकास के अंदर वृद्धि भी होती है और ह्रास भी होता है। ह्रास कहाँ पे देखा जाता है? वृद्धावस्था में देखा जाता है। ये है विकास का अर्थ। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो विकास है वो जैविक, संज्ञानात्मक और समाज सामयिक प्रक्रियाओं का परस्पर क्रिया से प्रभावित होता है। अब ये जैविक, संज्ञानात्मक और समाज सामयिक प्रक्रियाएं कौन कौन सी होती है पहले ये देखते हैं, फिर इनसे प्रभावित कैसे होता है वो अपने आप समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बायोलॉजिकल प्रोसेस यानी जैविक प्रक्रिया कौन कौन सी है, यानी लंबाई, वजन, मस्तिष्क और हृदय, इन सभी का विकास है वो क्या है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है। यानी लंबाई बढ़ना, वजन बढ़ना, हृदय का विकास और फेफड़ों का विकास, ये सभी क्या है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है। नंबर 2 पे आती है संज्ञानात्मक प्रक्रिया यानी कोग्निटिव डेवलपमेंट। कोग्निटिव डेवलपमेंट कौन सी है? जो कोग्निटिव प्रोसेस कौन कौन सी है? जो आपके मस्तिष्क से रिलेटेड हो, जैसे चिंतन, प्रत्यक्षण, देखना किसी चीज़ को प्रत्यक्ष रूप से देखना, और अवधान यानी ध्यान से समझना या देखना किसी को, समस्या समाधान, इस प्रकार की क्रियाएं हैं वो कौन सी प्रक्रियाएं आती है? कोग्निटिव प्रोसेस के अंतर्गत आती है। नंबर 3 आते हैं समाज सामयिक प्रक्रियाएं। ये कौन कौन सी हैं? सोशियो इमोशनल प्रोसेस कौन कौन सी है? सोशियो इमोशनल प्रोसेस यानी दो व्यक्ति हैं, उनके बीच में जो संबंध है वो किसको दर्शाता है? सोशियो इमोशनल प्रोसेस को दर्शाता है। उनमें जैसे प्यार का या नफरत का, जिस प्रकार का भी संबंध है वो क्या है? समाज सामयिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत आता है। समाज सामयिक जो प्रक्रियाएं का संबंध एक व्यक्ति का दूसरों के साथ अंतःक्रिया में होने वाले और संवेग तथा व्यक्तित्व में होने वाले परिवर्तनों से हैं। और इन सभी ये जो तीनों प्रक्रियाएं हैं, जैविक, संज्ञानात्मक और समाज संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं हैं, ये सभी विकास को प्रभावित करती है। नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। नंबर 1, विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी जन्म से मृत्यु तक चलती है। नंबर 2, जन्म से मृत्यु तक संपूर्ण अवधि तक मानव विकास की विभिन्न प्रक्रियाओं अर्थात जैविक, संज्ञानात्मक, समाज सामयिक एक व्यक्ति के विकास के एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित रहते हैं। यानी ये 2 नंबर पॉइंट अभी हमने समझा है, जो कि जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है ये विकास की पीढ़ी दर पीढ़ी। नंबर 3 है विकास अत्यधिक लचीला एवं संशोधन योग्य होता है। यानी विकास कठोर नहीं होता है, ये लचीला होता है, इसको संशोधन किया जा सकता है, किसी भी विकास का संशोधन किया जा सकता है। नंबर 4, विकास ऐतिहासिक दशाओं से भी प्रभावित होती है। ये हम आगे देखेंगे कि ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित कैसे होता है विकास। नेक्स्ट हमने वृद्धि एक वर्ड पढ़ा है, डेवलपमेंट यानी विकास देखा है, परिपक्वता और कर्म विकास, इन सभी को एक साथ देखते हैं कि इनका अर्थ क्या है। सबसे पहले देखते हैं वृद्धि, ग्रोथ। ग्रोथ का अर्थ है कि शारीरिक जो अंग है या संपूर्ण जीव में जो बढ़ोतरी हो रही है वो क्या है? ग्रोथ है। जैसे आपके मापन, इसका मापन एवं मात्रीकरण किया जा सकता है। जैसे आपकी ऊंचाई बढ़ रही है या आपका वजन बढ़ रहा है, ये क्या है? आपकी ग्रोथ है, इसका मापन किया जा सकता है। अब देखते हैं विकास। विकास के अंदर विकास एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन चक्र में बढ़ता रहता है एवं परिवर्तित होता रहता है। यानी इसके अंदर ग्रोथ भी आ जाती है, ग्रोथ भी है और क्या है साथ में? यानी वृद्धि और ह्रास दोनों इसके अंतर्गत होते हैं विकास में। नेक्स्ट देखते हैं परिपक्वता यानी मैच्योरेशन। मैच्योरेशन में क्या है कि उन परिवर्तनों को इंगित करता है जो एक निर्धारित क्रम का अनुसरण करते हैं। यानी एक क्रम में होता है, एक निर्धारित क्रम में होता है तथा प्रधानतः उस आनुवंशिक रूपरेखा यानी ब्लूप्रिंट से सुनिश्चित होता है। यानी आपकी आनुवंशिक ब्लूप्रिंट में जो क्रम है
उसी पर ही चलेगा ये परिपक्वता, जो हमारी वृद्धि एवं विकास में समानता उत्पन्न करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इवोल्यूशन यानी क्रम विकास। क्रम विकास क्या है? किसी प्रजाति विशिष्ट में परिवर्तनों को कहते हैं, यानी किसी प्रजाति विशिष्ट में जो परिवर्तन आ रहे हैं, धीरे धीरे परिवर्तन समय के साथ आ रहे हैं किसी प्रजाति में, वो क्या है? क्रम विकास है। प्राकृतिक चयन एक विकासवादी प्रक्रिया है, यानी ये जो क्रम विकास है वो प्राकृतिक चयन का एक विकासवादी प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक। विकास को प्रभावित करने वाले कारक पूछे जाएंगे तो आपको जवाब देना है नंबर 1 आनुवांशिकता और नंबर 2 परिवेश। नंबर 1 जो जेनेटिक है वो, और नंबर 2 क्या है? इकोलॉजी से संबंधित यानी परिवेश, जो आपका एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट और जीन है, डीएनए है, अनुवांशिक है, जेनेटिक है, वो आपका विकास को प्रभावित कर सकते हैं। ये दो ही कारक हैं। कैसे? कि आप जो भी आपको लक्षण मिलते हैं वो किससे मिलते हैं? आपके माँ बाप, माता पिता से मिलते हैं, वो क्या है? अनुवांशिक है। और उन लक्षणों में विकास होना, उनकी बढ़ोतरी होना, वो आपके एनवायरनमेंट के द्वारा भी होता है। यानी विकास इन दो बिंदुओं, इन दो महत्वपूर्ण घटकों से प्रभावित होता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि एक वैज्ञानिक थे सेंड्रा स्कार नाम से। इनका मानना है कि अपने बच्चे हैं वो माता पिता जो परिवेश प्रदान करते हैं वो कुछ हद तक समय अनुवांशिक पूर्व प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। यानी ये क्या बोलते हैं कि जो हम एनवायरनमेंट भी दे रहे हैं वो एनवायरनमेंट माता पिता के अनुवांशिकता पे भी डिपेंड करता है। यानी वो एक प्रकार से एनवायरनमेंट किससे संबंधित है? अनुवांशिकता से संबंधित है। कैसे? कि उदाहरण के लिए माता पिता एक बुद्धिमान है, यदि माता पिता बुद्धिमान है तो बच्चे और अच्छे पाठक हैं तो वो अपने बच्चे को क्या देंगे? पढ़ने के लिए अच्छी अच्छी पुस्तकें देंगे। यानी उनका जो एनवायरनमेंट है वो माता पिता ने एक अच्छी पुस्तक पढ़ने दिया, एनवायरनमेंट ऐसा दिया, वो क्यों? क्योंकि उनके माता पिता अच्छे पाठक हैं और बुद्धिमान है। तो एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ अनुवांशिकता से। ये किसने बताया था? सेंड्रा स्कार नाम के वैज्ञानिक ने। अब एक वैज्ञानिक आए थे, इन्होंने जो हमारा एनवायरनमेंट है इस पे एक सिद्धांत, जो परिस्थिति परक सिद्धांत दृष्टिकोण से हमें बताया कि एनवायरनमेंट कैसे प्रभावित करता है। इनका नाम है यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर। यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर इनका नाम है। और इन्होंने कैसे बताया कि इन्होंने 5 घटक बताए, परिवेश के 5 घटक बताए। कौन कौन से? कि पहला घटक है लघुमंडल, पहला घटक है लघुमंडल, दूसरा है मध्य मंडल, फिर वायुमंडल, फिर वृहद मंडल, और इससे बाहर होता है घटन मंडल या घटना मंडल। और इन सभी मंडल के बीच में होता है व्यक्ति। अब ये कैसे प्रभावित करता है? कि व्यक्ति के चारों ओर जो लघुमंडल है उसमें आते हैं परिवार, धार्मिक परिवेश, पड़ोस, सहयोगी और विद्यालय। ये किस में आते हैं? लघुमंडल में। तो ये इनको व्यक्ति को मिलकर प्रभावित करते हैं। इसके बाद में एक आता है मध्य मंडल और फिर बाह्य मंडल। अब बाह्य मंडल और लघुमंडल के बीच में जो संबंध स्थापित करता है उसी को ही मध्य मंडल कहा है। कैसे? जैसे बाह्य मंडल में मित्र आ गया, मित्र का परिवार या फिर विद्यालय से जो संबंध स्थापित किया है व्यक्ति के साथ वो किस में आएगा? मध्य मंडल में आएगा। जैसे पड़ोसी, पड़ोसी का परिवार के साथ में या अपने सहयोगियों के साथ में, ये किस में आएगा? मध्य मंडल के द्वारा संबंध स्थापित करता है। और पड़ोसी किस में है? बाह्य मंडल में स्थित है। इसके बाद में आता है वृहद मंडल। वृहद मंडल में क्या आते हैं? हमारा विश्वास आ गई, हमारी परंपरा आ गई, हमारी संस्कृति आ गई, वो किस में आ गई? विचारधारा, जाति, ये किस में आ गई? वृहद मंडल में आ गई। इसके बाद में आता है घटना मंडल। घटना मंडल वो काल है जिसमें आपका जन्म हुआ है। जैसे यूं समझो कि आज से 100 साल पहले अगर आपका जन्म होता तो उस समय का काल, उस समय के काल के अनुसार आपकी परिस्थितियां होती और उसी के अनुसार आपका विकास होता। तो ये 5 घटक बताए थे वैज्ञानिक ने जो कि हमें प्रभावित करते हैं। इसके बाद में एक भारतीय वैज्ञानिक का नाम जरूर पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दुर्गानंद सिन्हा के नाम से। इन्होंने भारतीय संदर्भ में बच्चों के विकास को समझाने के लिए परिस्थितिपरक मॉडल प्रस्तुत किया। जो मॉडल यूरी ने बताया था सेम वैसा ही मॉडल था जो दुर्गानंद सिन्हा ने भारतीय संदर्भ में दिया था। ये इस चैप्टर का आधा पार्ट है, यानी पार्ट 1 है। पार्ट 2 आपको जल्द ही मिलेगा। तब तक के लिए बने रहिए। किसी भी प्रकार की आपको त्रुटि या
किसी भी प्रकार का आपका क्वेश्चन हो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।